तौर पर ना जब भी रिटायरमेंट और पेंशन की बात आती है तो दिमाग में एक बहुत ही शांत और स्थिर सी तस्वीर बनती है। एक बोरिंग सी तस्वीर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी काम किया और अब एक तय अनुमान के मुताबिक बिना किसी सरप्राइज के हर महीने पेंशन का एक चेक आ रहा है। एकदम सेट रूटीन होता है। राइट। लेकिन 2026 में अमेरिका के इस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सस्पेंस थ्रिलर, ये आपने बिल्कुल सही शब्द चुना है ना? क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लग रहा है जैसे लाखों लोगों के बैंक खातों में अचानक कोई लॉटरी लग गई हो। हाँ, और दूसरी ही तरफ कुछ बिल्कुल अदृश्य आर्थिक ताकतें जो उस पैसे को उसी तेजी से वापस सोख भी रही हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम 2026 में लागू हुए इन ऐतिहासिक बदलावों की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि असल में पर्दे के पीछे क्या गणित चल रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे जो आंकड़े और सरकारी घोषणाएं सामने आई हैं, वो साफ बताते हैं कि पिछले 40 सालों में इतने बड़े बदलाव एक साथ कभी नहीं देखे गए। और सिस्टम के इस गणित को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जो काम से रिटायर हो चुके हैं। सही बात है। आज की जो आर्थिक और डेमोग्राफिक आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो दिखाते हैं कि कैसे एक नीति में किया गया बदलाव समाज के हर वर्ग पर असर डालता है। मतलब चाहे वो 70 साल का कोई बुजुर्ग हो या अपना करियर शुरू करा कोई युवा। बिल्कुल, सबकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो चलिए इस विस्तृत विश्लेषण में सबसे पहले उस हिस्से को डिकोड करते हैं जो लोगों को तुरंत और सीधा फायदा पहुंचा रहा है। श्योर। शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट से, यानी जिसे हम कोला कहते हैं। अगर आम भाषा में समझें तो कोला किसी भी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अच्छा, एनालॉजी है। हाँ, मतलब जब अर्थव्यवस्था की सड़क पर महंगाई के गड्ढे आते हैं ना, तो कोला उन झटकों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आम जनता को वो झटके ज्यादा महसूस न हो। बिल्कुल सही। और इस बार 2026 की शुरुआत में इस शॉक एब्जॉर्बर को 2.8% पर सेट किया गया है। 2.8%? ओके। हाँ। इसका सीधा असर ये हुआ है कि एक औसत रिटायरमेंट चेक अब बढ़कर लगभग $2071 प्रति माह हो गया है। $2071? हाँ। ये तो एक औसत है, राइट? हाँ, ये औसत है। लेकिन यहाँ सिस्टम के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे फुल रिटायरमेंट एज या FRA कहते हैं। असल में सरकार ये चाहती ही नहीं है कि लोग जल्दबाजी में अपना पैसा निकालें। मतलब व्यवस्था लोगों को थोड़ा और इंतजार करने के लिए एक तरह की रिश्वत या इनाम दे रही है। एक तरह से हाँ कह सकते हैं। इसे डिलेड रिटायरमेंट क्रेडिट कहते हैं। ओके। देखिए, अगर कोई इंसान 62 साल की उम्र में पैसे निकालना शुरू करता है तो उसे उम्र भर के लिए एक घटी हुई रकम मिलेगी। समझ गई। लेकिन जो लोग अपनी फुल रिटायरमेंट एज तक इंतजार करते हैं, उनके लिए अधिकतम लाभ अब $4152 हो गया है। 4000 से ऊपर? वाओ। और जो लोग इसे 70 साल की उम्र तक खींच ले जाते हैं ना, उनके लिए अधिकतम चेक $5181 प्रति माह की ऊंचाई को छू रहा है। $5181? ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, सिस्टम का ये डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि एक साथ बहुत सारे लोग फंड पे दबाव न डालें। पर यहाँ ना एक और बहुत दिलचस्प बात है। कोला और FRA के इस गणित से भी बड़ी एक और खबर है जिसने 2026 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। आप सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक विवाद का अंत है। इसने लाखों पूर्व सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी है। और इस बदलाव के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास और इसके पीछे के क्यों को समझना होगा। बिल्कुल। दशकों से विंडफॉल एलिमिनेशन प्रोविजन, जिसे WEP कहते हैं, और गवर्नमेंट पेंशन ऑफसेट यानी GPO नाम के 2 नियम लागू थे। इन नियमों का मूल विचार ये था कि कोई व्यक्ति सिस्टम से डबल डिपिंग ना कर सके। मतलब 2 अलग-अलग जगहों से पूरा फायदा ना उठा सके, राइट? एकदम सही। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं श्रोताओं के लिए। मान लीजिए कोई इंसान 20 साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जहां उसकी सैलरी से सोशल सिक्योरिटी का टैक्स कटता है। हाँ। फिर वो इंसान अगले 15-20 साल एक स्कूल टीचर या पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करता है,
जहां उसे राज्य सरकार से एक अलग पेंशन मिलती है। बिल्कुल। तो पुराने नियम के हिसाब से जब वो इंसान रिटायर होता था तो उसे क्या भुगतना पड़ता था? पुराने नियम के तहत सिस्टम ये देखता था कि उस इंसान को राज्य सरकार से एक अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। अच्छा। इसलिए विंडफॉल या अनुचित लाभ को रोकने के तर्क पर उस व्यक्ति के सोशल सिक्योरिटी चेक में भारी कटौती कर दी जाती थी। ओह, मतलब उनके खुद की जमा किए पैसे काट लिए जाते थे। हाँ, जमीनी हकीकत ये थी कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जनसेवा में बिताई है, लाइक आग बुझाई, बच्चों को पढ़ाया, उन्हें रिटायरमेंट के समय ऐसा महसूस होता था जैसे व्यवस्था उन्हें उनके ही कमाए हुए पैसों से वंचित कर रही है। ये तो बहुत अनफेयर लगता है सुनने में। हाँ, ये तर्क सैद्धांतिक रूप से शायद डबल डिपिंग रोकने के लिए था, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। और यही वजह है कि 2026 का सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट इतनी बड़ी जीत माना जा रहा है। बिल्कुल। इस कानून ने WEP और GPO को जड़ से खत्म कर दिया है। लगभग 32 लाख यानी 3.2 मिलियन पूर्व सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिला है। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इन लोगों के मासिक चेक में $500 से लेकर $1000 तक की पक्की और स्थायी बढ़ोतरी हो गई है। वाओ, $1000 तक की पक्की बढ़ोतरी। हाँ, और यहाँ जो सबसे बड़ा वित्तीय बदलाव देखने को मिला है वो है रेट्रोएक्टिव पेमेंट्स। अच्छा, वो बकाया राशि वाली बात। हाँ, 2026 के अप्रैल और मई महीने में इन 32 लाख लोगों के बैंक खातों में पिछले रुके हुए हक की एक मुश्त रकम आई है। अरे वाह, एक साथ कई $1000 का अचानक बैंक खाते में आना किसी भी घर के बजट को तो तुरंत बदल देता है। बिल्कुल। ये केवल एक गणितीय सुधार नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक राहत है जिन्हें दशकों से लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सही बात है। जब दशकों बाद किसी को अपना रुका हुआ पैसा वापस मिलता है तो वो खुशी अलग ही होती है। हाँ। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर लोगों के चेक में 500 या $1000 जुड़ रहे हैं, एक मुश्त रकम मिल रही है और 2.8% का कोला भी लागू है, तो लोग अभी भी आर्थिक तंगी की शिकायत क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को ऑफिस में प्रमोशन और एक बड़ा इंक्रीमेंट मिला हो, वो खुशी खुशी बाहर निकले और पता चले कि ऑफिस की पार्किंग फीस उसी अनुपात में बढ़ा दी गई है। हाँ, बहुत सही उदाहरण दिया। लेकिन असल में मेडिकेयर पार्ट बी के कारण जो स्थिति बनी है वो उस पार्किंग फीस वाले उदाहरण से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। 2026 में मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम लगभग 9.7% बढ़ गया है। 9.7%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, अब ये $202.90 प्रति माह हो गया है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी का कारण इसका ऑटोमेटिक होना है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी। मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम लोगों के बैंक खाते में जाने से पहले ही उनके सोशल सिक्योरिटी चेक से सीधे काट लिया जाता है। तो मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए 2.8% कोला की वजह से किसी के चेक में $50 या $60 की वृद्धि हुई। वो इंसान उस बढ़े हुए पैसे से घर का राशन लाने की सोच रहा था, लेकिन बैंक में चेक पहुंचने से पहले ही मेडिकेयर प्रीमियम की इस 9.7% की बढ़ोतरी ने उन $50-60 को रास्ते में ही सोख लिया। एग्जैक्टली। यही वो छिपा हुआ मैकेनिज्म है जो निराशा पैदा कर रहा है। हाँ। महंगाई का सामना करने के लिए जो शॉक एब्जॉर्बर दिया गया था वो स्वास्थ्य सेवाओं की इस भारी लागत के सामने पूरी तरह से फेल हो गया है। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। हाँ। और व्यवस्था का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये सिर्फ रिटायर हो चुके लोगों तक सीमित नहीं है। इसका बहुत बड़ा और सीधा असर आज के युवाओं पर पड़ रहा है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। आज जो युवा अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं उन्हें भी 2026 में एक बड़ा झटका लगा है। आप टैक्सेबल अर्निंग्स लिमिट की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। 2025 तक नियम ये था कि किसी इंसान की $1,76,100 तक की आय पर ही सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगता था। हाँ। लेकिन 2026 में इस लिमिट को बढ़ाकर $1,84,500 कर दिया गया है। और इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में काम करने वालों की आय पर 6.2% का पेरोल टैक्स लगता है। राइट। तो जब सीमा 1,76,000 से बढ़कर 1,84,500 हो गई
तो इसका मतलब है कि उच्च आय वाले युवाओं की आय के $8,400 के अतिरिक्त हिस्से पर अब वो 6.2% टैक्स कटेगा। ओके, तो अगर हम इसका गणित निकालें तो साल के अंत में ये इन युवाओं की इन हैंड सैलरी या जो उनका टेक होम पे है उसमें से $500 से ज्यादा की सीधी कटौती है। बिल्कुल। मतलब जो युवा अपना घर खरीदने या निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जेब से ये अतिरिक्त पैसा निकाला जा रहा है ताकि सिस्टम में पैसा बना रहे। हाँ, ये तो पीढ़ियों के बीच धन का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हो गया। सही कहा। लेकिन इतनी कोशिशों और करों में बढ़ोतरी के बावजूद सिस्टम के सामने सबसे बड़ा और असली खतरा एक अलग ही दिशा से आ रहा है। और वो खतरा है ट्रस्ट फंड का तेजी से खाली होना। यहाँ हम अपनी चर्चा के सबसे संवेदनशील हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2026 में कांग्रेस ने एक नियम पारित किया जिसके तहत $75,000 से कम कमाने वाले सिंगल टैक्स पेयर्स को सोशल सिक्योरिटी से होने वाली आय पर $6,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है कम आय वाले बुजुर्गों को टैक्स से राहत मिल रही है। ये तो एक बहुत ही जनहितैषी नीति लगती है देखने में। सतह पर देखने से ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम लगता है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी एक पे एज यू गो सिस्टम है। मतलब जो पैसा आ जा रहा है वही आज जा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आज जो लोग काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं उनके पैसे से आज के रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिल रही है। राइट। ट्रस्ट फंड कोई तिजोरी नहीं है जिसमें पीढ़ियों का पैसा बंद है। ये सिर्फ एक बफर या कुशन है जो कमी पड़ने पर सिस्टम को चलाता है। समझ गई। तो जब सरकार ने $6,000 की भारी टैक्स छूट दे दी तो मुख्य ट्रस्ट फंड में जो रेवेन्यू आ रहा था उसमें अचानक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। ओहो, और यहीं से सारा गणित बिगड़ना शुरू होता है। जी। जो बफर फंड पहले 2023 तक चलने का अनुमान था, अब नए आंकड़ों के हिसाब से वो 2032 के अंत तक ही खाली हो सकता है। और जब ये ट्रस्ट फंड शून्य पर पहुंच जाएगा ना, तो सिस्टम सिर्फ उसी पैसे पर निर्भर हो जाएगा जो हर महीने टैक्स के रूप में आ रहा है। और क्योंकि हर महीने आने वाला पैसा हर महीने दी जाने वाली पेंशन से कम है, तो इसलिए कानूनन सभी के लाभों में 20 से 25% तक की अक्रॉस द बोर्ड कटौती करनी पड़ेगी। 20 से 25%? ये तो बहुत बड़ा शॉक होगा लोगों के लिए। बिल्कुल। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मैं सच में इस बात को लेकर उलझन में हूँ। पूछिए। अगर ट्रस्ट फंड की हालत इतनी नाजुक है तो क्या इस समय $6,000 की टैक्स छूट देना भविष्य की पीढ़ियों मतलब मिलेनियल्स और जेनजी के साथ किया गया एक खतरनाक समझौता नहीं है? क्या कुछ समय की वाहवाही और शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदे के लिए 2032 के इस भयानक संकट को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो अक्सर इस तरह के नीतिगत बदलावों पर उठता है। राइट। लेकिन यहाँ हमें किसी भी राजनीतिक धारणा या विचारधारा से अलग हटकर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल आंकड़ों और डेमोग्राफिक रियलिटी को देखना होगा। बिल्कुल, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ तथ्यों और स्रोत सामग्री पर बात करेंगे। गणित क्या कहता है इस बारे में? देखिए, गणित का सीधा सा नियम है, अगर एक फंड से पैसे निकालने की गति तेज है और उसमें टैक्स के जरिए वापस आने वाले पैसे कम हो गए हैं तो वो फंड जल्दी खाली होगा। सिंपल सी बात है। जब $6,000 की छूट दी जाती है तो वो पैसा जो भविष्य के रिटायर होने वाले लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाना था वो आज ही खर्च हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारी डेमोग्राफिक चुनौती है वो ये है कि जन्म दर कम हो रही है और इंसान की औसत आयु बढ़ रही है। मतलब सिस्टम में पैसे डालने वाले युवा कम हैं? बिल्कुल, और सिस्टम से पैसे निकालने वाले बुजुर्ग ज्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं। ओके। तो ये किसी राजनीतिक दल की मंशा का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध गणितीय सत्य है कि 2032 की समय सीमा अब हमारे बहुत करीब आ गई है। ये बहुत ही डरावना लेकिन बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है। मतलब इरादे चाहे जो भी हों, आज की राहत कल के संकट को और बड़ा कर रही है। दुर्भाग्य से यही सच है। अब इस 2032 के मंडराते खतरे के बीच आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए वर्तमान में क्या कर रही है? लोग अपने खातों को सुरक्षित करने और चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के तरीके खोज रहे हैं। और स्रोत बताते हैं कि इस बदलती व्यवस्था में डिजिटल अपग्रेड्स की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। बिल्कुल, इस डिजिटल युग में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी एसएसए ने खुद को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया है। अब माई सोशल सिक्योरिटी पोर्टल एक बहुत ही आधुनिक और तेज प्लेटफॉर्म बन गया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है।
मतलब आप किसी को भी अपने डायरेक्ट डिपॉजिट की जानकारी बदलने के लिए या टैक्स फॉर्म हासिल करने के लिए फोन पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब कुछ ही क्लिक्स में ऑनलाइन हो जाता है। राइट। लेकिन एक चिंता भी है। क्या? ये तकनीकी बदलाव गति और पारदर्शिता तो लाता है, लेकिन सिस्टम जितना डिजिटल होता है, साइबर अपराध का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। और यहीं पर WEP के उस रेट्रोएक्टिव पेमेंट की बात वापस आती है जो हमने पहले की थी। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। जिन 32 लाख पूर्व सरकारी कर्मचारियों के खाते में अप्रैल और मई में हजारों डॉलर्स की एक मुश्त रकम आई है, वो अब स्कैमर्स के सीधे निशाने पर आ गए हैं। बिल्कुल। क्रिमिनल्स भी न्यूज पढ़ते हैं। राइट। उन्हें पता है कि इस वक्त किस वर्ग के पास मोटा पैसा आया है। और जो तरीके ये स्कैमर्स अपना रहे हैं वो बहुत ही चालाकी भरे हैं। क्या करते हैं वो? वे इन लाभार्थियों को फोन करते हैं, खुद को SSA का अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि उनके WEP के बकाया पैसों को पूरी तरह रिलीज करने के लिए या किसी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए उन्हें बैंक का पासवर्ड या OTP चाहिए। ये कितना क्रूर है। मतलब जो लोग दशकों से अपने हक के पैसों के लिए लड़ रहे थे, अब बुढ़ापे में उन्हें इस तरह लूटा जा रहा है। बहुत ही दुखद है। यहाँ ये बात बार बार रेखांकित करना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन यानी SSA हाँ, कभी भी नहीं, और मैं जोर देकर कह रही हूँ कभी भी फोन पर किसी की पर्सनल डिटेल, OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगता। यहाँ हर इंसान को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। अगर फोन पर कोई डरा रहा है कि तुरंत जानकारी नहीं दी तो पैसा रुक जाएगा, तो वहीं रुकना है, घबराना नहीं है। सही बात है। हर जानकारी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कोई भी संदिग्ध फोन कॉल आने पर लोगों को तुरंत oig.ssa.gov पर जाकर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। oig.ssa.gov। जी, तकनीक ने सुविधा दी है, लेकिन सतर्कता के बिना ये सुविधा एक बड़ा जोखिम बन सकती है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें और इसका सार निकालें, तो 2026 की तस्वीर बहुत ही विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब ये एक ऐसा साल है जहां एक तरफ खुशियां बांटी जा रही हैं और दूसरी तरफ से जमीन खिसक रही है। बिल्कुल। एक तरफ पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए दशकों पुराने WEP और GPO जैसे नियमों का खत्म होना एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और आर्थिक जीत है। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और मेडिकेयर प्रीमियम की लगभग 10% की मार ने कोला की बढ़ोतरी को लगभग बेअसर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स की छूट भले ही आज अच्छी लग रही हो, लेकिन उसने 2032 के ट्रस्ट फंड संकट को अब बिल्कुल दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया है। ये दिखाता है ये विषय केवल उन लोगों का नहीं है जो रिटायर हो चुके हैं। राइट। उच्च आय सीलों में बदलाव का गणित साफ बताता है कि यह आज की युवा पीढ़ी की इन हैंड सैलरी और उनके भविष्य से भी उतना ही गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में कुछ भी अलग थलग नहीं होता। एकदम सही। आज के करदाता कल के लाभार्थी हैं और आज की नीतियां सीधे तौर पर कल के संसाधनों को तय करती हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। हमने आज के इस डीप डाइव में महंगाई के शॉक एब्जॉर्बर, ट्रस्ट फंड के संकट और बदलते नियमों को गहराई से समझा। लेकिन जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं ना, इन सभी आंकड़ों और स्रोतों से एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल जन्म लेता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर ये ट्रस्ट फंड सच में 2032 में खाली होने की कगार पर है और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण इंसानों की औसत आयु 80 या 85 साल के पार जा रही है, तो क्या आने वाले कुछ ही सालों में हमें रिटायरमेंट की उम्र की इस पूरी परिभाषा को ही सिरे से बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी आर्थिक व्यवस्था की नींव पर चोट करता है ना? सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि केवल काम करने का तरीका बदलना रह जाएगा? क्या 65 की उम्र में पूरी तरह काम बंद कर देने का जो सपना सदियों से देखा जा रहा है, वो सिर्फ एक इतिहास बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो 2026 के इन जटिल आंकड़ों से बाहर आता है, लेकिन इसका असली जवाब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने भविष्य में ही खोजना होगा। और इस पर समाज के हर वर्ग को, आम जनता को बहुत गहराई से सोचना होगा। बिल्कुल सोचना होगा। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा ने 2026 के बदलावों, उसके पीछे के गणित और भविष्य की चुनौतियों को समझने में मदद की होगी। जी। इन सवालों पर सोचें, खुद खोजबीन करें और इस बदलती हुई दुनिया में जागरूक बने रहें।
आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।